फाफा विधानसभा क्रमांक 254 के मौजूदा विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य। क्या राजनीतिक मुद्दे हैं, क्या सामाजिक मुद्दे हैं? केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश में किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। युवा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, कोई पेपर लीक हो रहा है, कोई ऐसी समस्या आ रही तो उसके लिए उन्होंने कड़ा कानून भी बनाने का काम किया है। 400 पार होगी सीट, तो 400 पार इसलिए नहीं था कि हम कानून बदल देंगे। कोई सोचा नहीं था कि अयोध्या सीट हार जाएगी और भाजपा वहाँ हार गई। मैंने बताया जनता को वहाँ गुमराह किया गया। लोगों को विचार है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का सफाया होगा। देखिए, अखिलेश यादव खुद उनको पता नहीं वो क्या बोलते हैं। अगर भाजपा हिंदूवादी पार्टी है, उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई संदेश? क्षेत्र की जनता को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ ग्लोबल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं पूरे फाफा विधानसभा में, उनका नाम है और फाफा विधानसभा क्रमांक 254 के मौजूदा विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी। और आइए इनसे चर्चा करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं सामाजिक मुद्दों पर और राजनीतिक मुद्दों पर। सबसे पहले सर, भारत न्यूज़ ग्लोबल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं सौभाग्य श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों की ओर से और हमारी जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप फाफा विधानसभा क्रमांक 254 के विधायक हैं, तो यहाँ पे क्या राजनीतिक मुद्दे हैं, क्या सामाजिक मुद्दे हैं, लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या विकास कार्य चल रहे हैं, ये सब चीज़ थोड़ा सा मेरी जनता को आप बताइए। देखिए, जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से देश में किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात विकास का, तो आज जो विकास पिछले 70-75 सालों में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 10 साल में और प्रदेश की सरकार 7 साल में उसको करने का काम किया है। रही बात हमारी विधानसभा, वो तो फाफा मऊ से शुरू होकर के जाके लाल गोपालगंज तक इंड होता है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ से लखनऊ तक जहाँ भी जाएंगे वहाँ हर जगह काम आपको दिखेगा। इधर जाएंगे तो अयोध्या तक आपको काम दिखेगा, जहाँ देखेंगे वहीं ओवरब्रिज बन रहा है, वहीं सड़कें बन रही हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। और सिंगबेरपुर धाम जो ऐतिहासिक नगरी है, सिंगबेरपुर जाएंगे तो वहाँ तो विकास की गंगा बह रही है, उसके बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। तो विकास तो इतना हो रहा है कि जिसको जो व्यक्ति वास्तव में उसको केवल विरोध ही करना है भारतीय जनता पार्टी का, तो विरोध कर सकता है, उसके लिए तो स्वतंत्र है। लेकिन जहाँ विकास का सवाल है तो किसी भी व्यक्ति को मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं गांव के आखिरी व्यक्ति से लेकर के और शहर तक जो विकास कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। सर, विपक्ष कहती है कि युवा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं और युवा सड़कों पे आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, ये कोई आज की नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है कोई पेपर लीक हो रहा है, कोई ऐसी समस्या आ रही तो उसके लिए उन्होंने कड़ा कानून भी बनाने का काम किया है। पहले पेपर लीक होते थे, सब कुछ हो जाता था, किसी को पता नहीं चलता था, भर्तियां भी हो जाती थी। लेकिन आज जो कुछ पता चलता है उस पर कड़ी कार्रवाई होती है और पेपर लीक करने वाले के अब तो और कड़ा कानून बना दिया गया है। तो उसमें कोई ये बात नहीं है कि हम किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करें। हमारा उसके प्रति क्या एटीट्यूड है वो दिखे लोगों को, वो सरकार का दिख रहा है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सर, लोकसभा चुनाव के समय तो सर मोदी का ये नारा था कि 400 पार होगी सीट और इस बार वो कानून भी कुछ परिवर्तन करने वाले थे, परंतु सर सीटें 400 पार भी नहीं हुई और सीटें उत्तर प्रदेश में बहुत कम भी हो गई। इस पे आपका क्या विचार है? ये जनता को धोखा देने वाला एक शब्द था। और जहाँ बात रही 400 पार की, तो 400 पार इसलिए नहीं था कि हम कानून बदल देंगे। कानून कोई नहीं बदल सकता, सरकार कानून से चलती है, संविधान से चलती है। और भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद भवन में प्रवेश करते ही संविधान को नमन किया था और वहाँ प्रणाम किया था। और रही बात कांग्रेस की, तो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अपमान और उनको चुनाव हराने से लेकर के उनको हर तरह से नुकसान पहुँचाने का काम जितना कांग्रेस ने किया उतना किसी भी पार्टी ने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का सम्मान किया उतना ना तो पहले किसी ने किया था, ना आगे कोई करेगा।
लेकिन ये जनता को गुमराह करके जो इन्होंने कुछ काम किया है, तो बालू की दीवार बहुत दिन तक नहीं चलती। तो कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है इसका बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, और जनता अपने आप वो सब समझ जाती है और समझ रही है। लेकिन ये कि थोड़े दिन से उन्होंने झूठे अफवाह फैला करके लोगों को गुमराह किया। और रही बात देश के हर गरीब को या हर व्यक्ति को, हर युवा को, प्रधानमंत्री जी का तो कहना है कि हमारे निगाह में सिर्फ 4 जातियाँ हैं, किसान, युवा, महिला और गरीब, 4 जातियाँ। जात के आधार पर उन्होंने कोई ना काम नहीं किया, धर्म के आधार पर कोई काम नहीं किया। और जितनी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज ने लेने का काम किया है। चाहे हमारा मुफ्त का अनाज हो, चाहे गैस चूल्हा सिलेंडर हो, चाहे आवास हो, और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा तो अगर जात के आधार पर करते तो उनको ये लाभ न मिलता। तो ऐसा लोग गलत अफवाह उड़ा करके, और रही बात सीट कम ज़्यादा होने का, सत्ता के बाद लोगों में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन से हमारे लोग ज़रूर ये सोचे होंगे कि भाई हम जीत जाएंगे, थोड़ा उनको अति उत्साह भी रहा होगा। लेकिन जहाँ तक ये सवाल रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में, भारतीय जनता पार्टी के विकास में, और भारतीय जनता पार्टी के समाज के हर व्यक्ति का उत्थान करने में कहीं से उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ा। आज भी लगातार देश का विकास हो रहा है और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, आगे भी बजेगा। सर लेकिन अयोध्या सीट भी भाजपा हार गई सर। कोई सोचा नहीं था कि अयोध्या सीट हार जाएगी, और वहाँ पे राम मंदिर बना 500 साल बाद, जिसकी जो है पूरा भाजपा पूरे दुनिया में गुणगान कर रही है, और वो सीट हार गई भाजपा। इस पे क्या विचार है? देखिए, लोकतंत्र है, भाजपा वहाँ हार गई। मैंने बताया जनता को वहाँ गुमराह किया गया, लोगों को गुमराह करके उन्होंने थोड़े समय के लिए जो खुश हो रहे हैं, तो वो खुशी उनकी बहुत जल्दी चली जाएगी। ये उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें खुद सबको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। सर 2027 विधानसभा का क्या आपका विचार है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का सफाया होगा। देखिए, अखिलेश यादव खुद, उनको पता नहीं वो क्या बोलते हैं। अगर उनको 2027 का चुनाव लड़ना ही था तो विधानसभा छोड़ के लोकसभा में काहे चले गए? उनको खुद ऐसा लग रहा है कि 2027 नहीं, उनको अभी 2027 का 27 साल के लिए वो बाहर है। और जब वो सरकार में आते हैं तो जनता के साथ उनके समर्थकों का क्या व्यवहार होता है वो किसी से छिपा नहीं है, और कोई भूला नहीं है। और अखिलेश यादव को 2027 से जब चुनाव आएगा तो उनको खुद पता चल जाएगा 2027 में कौन आएगा। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से जनता की सेवा का काम, एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति के साथ साथ जनसेवा भी करना कार्यकर्ताओं को सिखाती है, वो खुद भी करने का काम करती है। इसलिए अखिलेश यादव को 2027 का चुनाव आएगा तो खुद उनके समझ में आ जाएगा। अब बाकी कांग्रेस की बात तो किसी से छिपा नहीं है। आज जो लोग कांग्रेस के सरकार में रहे होंगे और आज के विकास और कांग्रेस के ज़माने के विकास वो देखते होंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा। आज जो देश में प्रदेश में काम हो रहा है कांग्रेस के ज़माने में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस तो थी, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज गांव के उन तमाम गरीबों को, या कुछ ऐसे लोग जो गांव से शहर जाया करते थे, वो सोचते थे, वो सुविधा देख के जाते थे, और आज सड़क, बिजली, पानी, दवाई और पढ़ाई, ये मुख्य आवश्यकता लोगों की होती है, जिसके लिए सरकार कटिबद्ध है। हर व्यक्ति तक अच्छी सड़क देना, अच्छी बिजली पहुंचाना, और उनके बच्चों को अच्छे पढ़ाई के लिए विद्यालयों को कायाकल्प करना, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अस्पतालों में लोगों को सुविधा, उनके दवा के लिए सारी व्यवस्था करना, ये बहुत बड़े काम जो हमारी सरकार कर रही है, वो किसी के बस का करने का नहीं था, ना किसी ने किया है। इसलिए जनता अच्छी तरह से समझती है। और फिर से 2027 हो चाहे 2029 हो, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व बहुमत की बनाएगी। सर राहुल गांधी तो लोकसभा में खड़े हो कहते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, और भाजपा तो हिंदुओं का जो है करती है, तो क्या लगता है कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी है? उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हैं, केवल इसी से आकलन लगाया जा सकता है कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश में किसी सम्मानित व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ क्या कमेंट करना चाहिए। इससे हमारे देश के लोगों को या अन्य जगह के हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को समझना चाहिए। अगर किसी के बहू बेटी के साथ उस तरह से व्यवहार होगा, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या वो व्यवहार अच्छा था? हम इस पर ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो खुद अपने आप समझ में आ जाएगा किसका संस्कार, किसका व्यवहार अच्छा है, किसका ख़राब है। सर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर क्या आपका विचार है? क्या वो बन पाएंगे?
ये दूर की कौड़ी है। राहुल गांधी जी अभी जो सोच रहे हैं और मेहनत करें, परिश्रम करें और अपने को और समाज के लोगों के बीच में ले जाने का काम करें, ठीक है ना। सर मैंने रिसर्च किया कि आप पहले बसपा में थे, उसके बाद फिर भाजपा में ज्वाइन कर लिए, तो इसका क्या जो है मतलब ये उलट पलट क्यों? उलट पलट क्यों? देखिए, राजनीति एक सेवा होती है, ठीक है ना। अब उस सेवा के लिए अवसर की ज़रूरत होती है। तो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, नीतियां हमको अच्छी लगी, मैं भाजपा में आ गया और आज यहाँ लोगों की सेवा मैं कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को राजनीतिक कार्य करने के साथ साथ सेवा भी करने का उपदेश देती है। और जो अभी कोरोना काल में आप सब ने नहीं, पूरा देश ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसके नेताओं ने किस तरह से कोरोना में नीचे से लेकर के ऊपर तक, प्रधानमंत्री से लेकर के हमारा बूथ अध्यक्ष तक, किस तरह से जनता की सेवा करके अब पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करने का काम किया है, जिसको किसी को कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ उत्तर प्रदेश की मतलब जब से लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मचा है। लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य गुट और ये योगी आदित्यनाथ गुट बट गया है, क्या ऐसा है? कोई यहाँ गुट नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी का एक गुट है और उसी भारतीय जनता पार्टी के सब, कोई बड़ा नेता है, कोई छोटा नेता है, कोई बड़ा कार्यकर्ता है, कोई छोटा कार्यकर्ता है। और हालांकि आप आरोप ना समझिए, तो ये सारी देन आप जैसे मीडिया के हमारे साथियों का है। मैं इस पे आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो हमें देखने में लगता है ये मीडिया के साथियों का है। मैं जब सुनता हूँ तो हेडिंग उसमें कुछ रहती है, लेकिन जब नीचे मैं जो सुनता हूँ, जो हेडिंग रहती है वो कहीं सुनाई नहीं देता, लेकिन हेडिंग में लिखा रहता है कि ये हटा दिए गए, वो बदल दिए गए, नीचे उसमें कुछ दिखता नहीं। नहीं, ये तो गलत बात कह रहे हैं आप। सर आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि ये जो है केशव प्रसाद मौर्य करीबी है, इसीलिए इनको टिकट मिला। इस पर क्या विचार है आपका? भाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी माननीय मंत्रीगण इनके करीबी नहीं रहेंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बसपा वालों करीबी रहेंगे। करीबी तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उन्हीं के करीबी रहेंगे ना, कि और दूसरे दल वालों करीबी रहेंगे। सर चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सांसद हैं, क्या लगता है आपको मायावती जो बसपा से हैं उनका चेहरा अब बन सकते हैं इस समय? देखिए, किसी का चेहरा कोई बन जाए, विचार उसका लेके आदमी चलाता है, लेकिन किसी का कोई चेहरा बन जाए, हमारा कोई चेहरा बन जाए, आपका कोई चेहरा बन जाए, ऐसा होता है क्या? ठीक है, अगर उनको लगता है बहन जी जो कर रही थी उनसे अच्छा करेंगे तो ठीक है, अच्छा बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो बहन जी तो वही है, वो कर रही हैं। तो सर सबसे आखिरी जो सवाल ये है हमारा कि कांग्रेस कह रही है कि जातिगत जनगणना कराएंगे हम, तो क्या वो देश को जाति के नाम पे बांटना चाहती है? कांग्रेस को जाति जनगणना कराना होता, अगर यहाँ के अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को कुछ देना होता तो कांग्रेस की सरकार इस देश में कई सालों तक रही। और चाहे काका कालेलकर आयोग रहा हो, चाहे मंडल आयोग रहा हो, अगर उसको रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया तो कोई कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ये सारा मुद्दा जो उठाती है केवल वोट के लिए उठाती है, उसको किसी भी, ना यहाँ के दलित से मतलब है, ना यहाँ के पिछड़ों से मतलब है, ना यहाँ के अल्पसंख्यकों से मतलब है, उसको केवल सत्ता से मतलब है। इसलिए कांग्रेस से अगर कोई भरोसा करता है तो केवल झूठा वादा और कोरी कल्पना है, ठीक है ना। इसलिए जात की बात वो करते हैं तो हमें लगता है वो तो झूठा अफवाह फैलाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई संदेश? भाई, हमारे विशेष रूप से फाफामऊ विधानसभा के साथियों ने हमें अपना अमूल्य मत देकर के चुनाव में हमें विजयी बनाने का काम किया है। हमें एक बार बहुजन समाज पार्टी से, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से उस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मेरे मन, वाणी, आचरण और कर्म से कभी भी हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता को आघात न पहुँचे और हमसे जितना हो सकता है उनके बेहतरी के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ, आगे भी प्रयास करूँगा और करता रहूँगा। और सभी फाफामऊ क्षेत्र की जनता को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, अभी चूँकि 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस भी होगा, उसमें हमारी पार्टी की तरफ से घर घर तिरंगा लहराने का निर्देश भी हुआ है। और उसी में एक हम जो कार्यक्रम करेंगे तो सारे लोगों को राष्ट्रीय भावना का एहसास हो और राष्ट्रीय तिरंगा हमारा अपना तिरंगा है, हम उसको त्यौहार के रूप में मनाने का काम करें, ऐसा सबसे उम्मीद करते हुए मैं फिर से पूरे क्षेत्र की जनता को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो इस साक्षात्कार की विशेष अंग में आप देख रहे थे फाफामऊ विधानसभा के दिग्गज नेता श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी को। ऐसे ही हमारे साथ भारत न्यूज़ ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं सौभाग्य श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद।